हाय रॉक स्टार्स, आज हम दूसरा हाई वेटेज चैप्टर को अच्छे से समझेंगे विद हेल्प ऑफ माइंड मैप, दैट इज बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस। सो इस चैप्टर से नीट एग्जाम के लिए अराउंड 5 to 6 क्वेश्चंस आ सकता है। सो अच्छे से समझने का कोशिश करो। सो बायोटेक्नोलॉजी का मतलब क्या है? बायोटेक्नोलॉजी मतलब एज अ नेम से यहाँ टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो दो तरह का बायोटेक्नोलॉजी है, दैट इज ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी इज यूजिंग directly using living organism to produce different product, जैसे using yeast to produce bread, alcohol, also using bacteria to produce curd, है ना। ऐसे ही मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में यहाँ भी हम ऑर्गेनिजम्स को यूज कर रहे हैं, लेकिन वी विल बी जेनेटिकली मॉडिफाइंग ऑर्गेनिज्म. An example is making of vaccine, antibiotic from some of the genetically modified organism, and also IVF भी इसके अंदर ही आता है, जीन थेरेपी, ये सारा मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी है. ओके, सो अभी इस चैप्टर में हम मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी के बारे में डिटेलली पढ़ने वाले हैं, और ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी के बारे में माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में ऑलरेडी हम पढ़ रखे हैं. सो दैट्स डन ऑलरेडी. ओके, सो लेट्स सी द हिस्ट्री ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. लेकिन इससे पहले बायोटेक्नोलॉजी में मतलब when I say we are able to make vaccine, antibiotic and many more things like this, even insulin we are able to make from bacteria. ओके, मतलब यहाँ हम यूजुअली एक तरह का बैक्टीरिया को ज्यादा यूज करते हैं, दैट इज एस्चेरिशिया कोलाई, ई कोलाई बैक्टीरियल सेल्स को हम ज्यादा यहाँ यूज करते हैं टू प्रोड्यूस द प्रोडक्ट. And also we will be genetically modifying this organism like anything to produce whatever we want. लेकिन why bacteria, why E. coli? क्योंकि बैक्टीरिया में हम सेक्सुअली प्रोडक्शन नहीं देख सकते हैं, मतलब दे डोंट शो सेक्सुअली प्रोडक्शन नहीं है, मतलब दे डोंट शो मच ऑफ वेरिएशन और यूनिकनेस या सडन सरप्राइजेस नहीं देते हैं बैक्टीरिया हमें, मतलब बहुत प्रेडिक्टेबल होते हैं ऑफस्प्रिंग्स का जो जेनेटिक मटेरियल. ओके, so that is why, since the variation is less and since we will be able to get the product of whatever we need without any mixture of some genetic material, without any uniqueness, so that is why we use bacteria. लेकिन कैसे ये साइंटिस्ट को पता चल गया that we have to use E. coli cells or we have to use bacteria and not some sexually reproducing organism? क्योंकि हम हमेशा हमारा गलती से ही सीखते हैं. सो व्हेन साइंटिस्ट परफॉर्म ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक, दैट इज क्रॉसिंग टॉल प्लांट विद अ ड्वार्फ प्लांट, उनको ये पता लगता है हमेशा ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक, मतलब हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक में अनडिजायरेबल कैरेक्टर आ जाता है along with the desirable character. So that is why scientists decided, okay, let's do biotechnology, let's genetically modify organism, but let's use E. coli cells, that is बैक्टीरिया. ओके, सो थोड़ा हिस्ट्री के बारे में देखेंगे. बाय द वे, बायोटेक्नोलॉजी को अलग अलग नाम से हम बोल सकते हैं, जैसे जेनेटिक इंजीनियरिंग इज आल्सो बायोटेक्नोलॉजी ओनली, आरडीएनए टेक्नोलॉजी. सो वी विल बी अंडरस्टैंडिंग व्हाई दिस डिफरेंट टर्म्स एज एंड व्हेन वी गो अहेड. सो फर्स्ट वी विल बी सीइंग हिस्ट्री. ओके, सो बायोटेक्नोलॉजी में बड़ा कंट्रीब्यूशन है हमारे दो साइंटिस्ट का, दैट इज स्टैनले एंड कोहेन. सो दे कंस्ट्रक्टेड फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए इन 1972. अभी रिकॉम्बिनेंट डीएनए मतलब है क्या? हमें रिकॉम्बिनेशन पता है, मियोसिस में रिकॉम्बिनेशन होता है, ये पता है, लेकिन रिकॉम्बिनेंट डीएनए मतलब है क्या? रिकम्बाइंड डीएनए और रिकॉम्बिनेंट डीएनए मतलब जब हम एक जीन को दूसरा डीएनए के अंदर डाल के स्टिक करते हैं, तब बनता है हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए. और इतना आसान है क्या ये काम? नॉट रियली, लेकिन ये हमारे बैक्टीरियल सेल्स में एक तरह का जेनेटिक मटेरियल होता है कॉल्ड एज प्लास्मिड. प्लास्मिड विल बी एबल टू सेल्फ रेप्लिकेट एंड क्लोन बाय themselves, and they will also have a specific genes, and also we can stick some genes into it, and such genes whichever we have stuck into it, they are also able to get copied along with the plasmid. मतलब हमारे ये जो प्लास्मिड है, इट कैन एक्ट लाइक अ वेरी गुड वेक्टर vehicle to carry our gene of interest. So when we join our gene of interest with a plasmid, it becomes recombinant DNA. अभी इसका क्या, what we will be do with this recombinant DNA? अभी ये recombinant DNA को आप E. coli cells में डालोगे
क्या होगा, हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए कॉपी होगा और उसके साथ हमारा जीन जो है इन द रिकॉम्बिनेंट डीएनए दे विल आल्सो स्टार्ट एक्सप्रेसिंग. मानो किसी को इंसुलिन प्रोड्यूस करना है विद हेल्प ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ओके, या कुछ प्रोटीन कॉल्ड एज एक्स इफ इट हैज टू बी प्रोड्यूस्ड. जो भी प्रोटीन प्रोड्यूस करने वाला वो जीन है ना, हमारा ह्यूमन जीनोम में ही मानो वो जीन है. अभी हमें वो जीन हमारे बॉडी से निकालने का जरूरत नहीं है. लैब में कुछ भी जीन सिंथेसाइज हो सकता है. Okay, so we'll be synthesizing a gene which can produce X protein and now such gene will be incorporated into the plasmid. अभी वो कैसे होगा, कटिंग कैसे होगा, स्टिकिंग कैसे होगा, ये सारा हम डिटेली पढ़ने वाले. And then if you transfer this recombinant DNA into the bacterial cells अपना ही plasmid मान के क्या करता है, it will be copying, replicating the रिकॉम्बिनेंट डीएनए. और ये जो जीन जो है रिकॉम्बिनेंट डीएनए में ये भी एक्सप्रेस होता है टू प्रोड्यूस अवर एक्स प्रोटीन एज वेल. सो हमें आसान से फ्री में ये जो बैक्टीरियल सेल्स प्रोड्यूस करता है प्रोटीन. ओके, सो अभी देखेंगे हिस्ट्री के बारे में, कैसे ये फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए और फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट सेल्स प्रोड्यूस हो गया था. सो ओके, यहाँ यूज करते हैं ये दोनों साइंटिस्ट साल्मोनेला टाइफाई बैक्टीरिया का प्लास्मिड. साल्मोनेला टाइफाई बैक्टीरिया को अपना प्लास्मिड है, सो दे विल हैव देयर ओन प्लास्मिड व्हिच कैन कॉज टाइफॉइड. हाँ, द सेम बैक्टीरिया दे हैव देयर ओन प्लास्मिड. सो ऐसा वाला प्लास्मिड को हम बोलते हैं नेटिव प्लास्मिड. ओके, बाय द वे आजकल तो प्लास्मिड को मॉडिफाई कर रहे हैं अपने हिसाब से, लेकिन दिस इज द नेटिव प्लास्मिड. अभी ये प्लास्मिड उठा लिया साल्मोनेला टाइफाई से. अभी जो जीन ऑफ इंटरेस्ट यहाँ यूज कर रहे हैं ये दोनों साइंटिस्ट, दिस इज एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन. ओके, दे आर एबल टू शो रेसिस्टेंस टू एंटीबायोटिक. एंटीबायोटिक के बारे में आपको पता ही है, एंटीबायोटिक इज समथिंग विच कैन डिस्ट्रॉय, किल बैक्टीरिया विच इज यूजुअली प्रोड्यूस्ड बाय फंगाई, बट सम बैक्टीरिया आल्सो प्रोड्यूस्ड बाय देमसेल्फ. लेकिन देर आर सम बैक्टीरिया विच विल हैव जीन called as antibiotic resistant gene, with the help of which they will be simply able to show resistance against antibiotic. Okay, so ये antibiotic resistant gene को कहीं से उठा के अभी यहाँ डालने का, ये नेटिव प्लास्मिड जो है ना साल्मोनेला टाइफाई का, इसका प्लास्मिड के अंदर डालने का कोशिश कर रहे हैं. लेकिन फर्स्ट वी हैव टू कट द प्लास्मिड, वी हैव टू कट द जीन ऑफ इंटरेस्ट दैट इज एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन ओवर हियर. हमें कैसे ये बना एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन मिल गया, बना नहीं, दे हैव कट इट. सो फॉर कटिंग हियर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स इज बीन यूज्ड. ओके, सो restriction enzyme also called as molecular Caesar will be helping in cutting the gene of interest and cutting even the plasmid. अभी restriction enzyme क्या है ये सारा बाद में देखेंगे, फर्स्ट हिस्ट्री देखेंगे. एंड देन व्हाट हैपेंस, अभी ये जो कट जीन ऑफ इंटरेस्ट कट वेक्टर को ज्वाइन करना है, एंड दिस इज बीन डन विद द हेल्प ऑफ लाइगेस एंजाइम. लाइगेस इज अ मॉलिक्यूलर ग्लू व्हिच इज गोइंग टू स्टिक, मेक दिस टू स्ट्रैंड स्टिक. ओके, अभी हमारा नहीं, स्टैनली कोहेन और हर्बर्ट बोयर, इनका रिकॉम्बिनेंट डीएनए, फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया. इनको बाद में नोबेल प्राइज भी मिल जाता है. और ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, now this is being introduced into E. coli cells, that is bacterial cells. Okay, अभी why E. coli cells only? क्योंकि E. coli cells is very close to that of the Salmonella typhi, इसीलिए अभी ये E. coli cell अपना ही भाई मान के रिकॉम्बिनेंट डीएनए को कॉपी करने का कोशिश करते हैं और कॉपी भी हो जाता है, लेकिन विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम दैट वी हैव इंट्रोड्यूस, दैट इज डीएनए पॉलीमरेज, तीसरा एंजाइम है ना. So ऐसे देखो, E. coli cells they are able to produce large number of recombinant DNA, and our Stanley Cohen and Herbert Boyer were successful on this. So ये हो गया कैसे फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए को प्रोड्यूस किया है करके. अभी देखेंगे टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. सो 3 टूल्स होता है, दैट इज 3 टूल्स से हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए एज वेल एज रिकॉम्बिनेंट. अभी रिकॉम्बिनेंट मतलब है क्या, E. coli सेल्स देखो यहाँ इसके अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए है ना. अभी E. coli सेल्स को हम E. coli सेल्स नहीं बोल सकते, क्योंकि इसके अंदर अभी नया डीएनए आने के वजह से थोड़ा अलग हो गया ना, हमारा E. coli लेवल बढ़ गया. सो अभी ऐसा E. coli सेल्स को हम E. coli सेल्स नहीं बोल सकते, वी हैव टू कॉल देम एज रिकॉम्बिनेंट बिकॉज दे हैव गॉट रिकॉम्बिनेंट डीएनए. ओके, प्योर रिकॉम्बिनेंट डीएनए. सो ये है होस्ट सेल E. coli सेल्स,
है ना। और ये जो प्लास्मिड हमने यूज किया, इसको हम बोल सकते हैं वेक्टर, क्योंकि ये कैरी कर रहे हैं हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट को। सो देयर आर 3 टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। अभी ये जो किया ना, इसको हम बोलते हैं, पूरा टेक्नोलॉजी को हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, क्योंकि रिकॉम्बिनेंट डीएनए यहाँ बन रहे इसीलिए। ओके और जेनेटिक इंजीनियरिंग भी हम बोलते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ जेनेटिक्स क्या बोलते हैं, जेनेटिक मतलब जीन यहाँ इंजीनियरिंग हो रही है, चेंजेस हो रही है जीन में, डीएनए में, इसीलिए जेनेटिक इंजीनियरिंग भी बोल सकते हैं। सो द टूल्स आर एंजाइम्स, क्लोनिंग वेक्टर, कॉम्पिटेंट होस्ट। 3 एंजाइम्स चाहिए हमें, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, डीएनए लाइगेस एंड डीएनए पॉलीमरेज। ऐसे ही क्लोनिंग वेक्टर, अलग अलग क्लोनिंग वेक्टर यूज कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन व्हाट वी हैव टू मेक, है ना। बैक्टीरियोफेज इज बीन यूज्ड एज अ क्लोनिंग वेक्टर टू क्लोन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के अंदर मानो आपको रिकॉम्बिनेंट डीएनए डालना है। ओके आप प्लास्मिड भी यूज कर सकते हैं, बैक्टीरियोफेज को भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि बैक्टीरियोफेज भी जीन को ट्रांसफर कर सकता है एक से दूसरे बैक्टीरिया के अंदर। ओके मतलब नॉट एक से दूसरे बैक्टीरिया, बट इट कैन ट्रांसफर द जीन इनटू अ बैक्टीरिया। ओके एंड प्लास्मिड कैन बी यूज्ड एज अ वेक्टर इन द केस ऑफ बैक्टीरिया, प्लांट्स। ओके अभी एनिमल वेक्टर के बारे में मैंने यहाँ नहीं लिखा है, बाद में डिस्कस करेंगे। एंड कमिंग टू द लास्ट टूल, दैट इज कॉम्पिटेंट होस्ट, और सिंपली कैन बी कॉल्ड एज होस्ट। होस्ट सेल्स हमें चाहिए, जैसे यहाँ इकोलाई यूज कर रहे हैं, वी आर यूजिंग इकोलाई सेल्स ओवर हियर, है ना। सो होस्ट कैन बी हमेशा नॉट बैक्टीरिया, इट कैन बी समटाइम्स एनिमल सेल्स एज वेल एज प्लांट सेल्स। अभी ये टूल्स को अच्छे से एक एक करके पढ़ेंगे, स्टार्टिंग विद द first tool, that is enzyme. That too will start with a restriction enzyme, which is also called as restriction endonuclease. So more than 900 restriction enzymes have been isolated from over 230 strains of bacteria. Species के अंडर, एक एक species के अंडर अलग अलग strains आता है बैक्टीरिया का। So उससे around 900 enzymes, restriction enzymes were been isolated. And each of the restriction enzyme has got their own different recognition sequence. हमारे restriction enzyme करके जो enzyme है, restriction endonuclease जो है enzyme, it won't be randomly cutting anywhere and everywhere. At a specific site they will be making a cut. Okay, and the first restriction endonuclease is Hind2. Okay, isolated and characterized 1968. And later it also able to recognize the sequence of 6 base pair. अभी ये 1968 नहीं चाहिए, we can skip this part as well. I don't think so it is in NCERT, but yeah this particular restriction enzyme Hind2, they have a specific recognition sequence which is of 6 base pair. मतलब ये जो specific 6 base pair में ही जाके ये enzyme cut कर सकता है. So now this enzyme is called as restriction endonuclease, है ना. क्यों? क्योंकि there are 2 types of nucleases, that is endonucleases and exonucleases. Endonucleases are the enzyme which is able to make the cut within the DNA. Okay, so restriction enzyme is an endonuclease. लेकिन exonuclease are the enzyme which will be making the cut at the end of the DNA. इसके वजह से न्यूक्लियोटाइड रिमूव हो सकता है. ओके लेकिन अभी ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का डिस्कवरी कैसे हो गया? हम देखा आरडीएनए टेक्नोलॉजी या आरडीएनए, फर्स्ट आरडीएनए कैसे प्रोड्यूस हो गया था, लेकिन रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का डिस्कवरी कैसे हुआ देखेंगे. 1963 में हुआ है. कैसे? 2 एंजाइम्स व्हिच वर रिस्पांसिबल फॉर restricting the growth of bacteriophage was discovered. साइंटिस्ट को पता चल गया था एक एंजाइम बैक्टीरिया में क्या कर रहे हैं, एक एंजाइम कट कर रहे हैं डीएनए को, दूसरा एंजाइम बैक्टीरिया में क्या कर रहे हैं, मिथाइल ऐड कर रहे हैं. और ये जो एंजाइम कट कर रहे डीएनए, किसके डीएनए कट कर रहे हैं? बैक्टीरिया के अंदर बैक्टीरियोफेज का जो जेनेटिक मटेरियल जाता है ना, वो डीएनए को स्पेसिफिकली ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जाके कट कर रहे हैं. ओके सो 1963 2 एंजाइम्स व्हिच वर रिस्पांसिबल फॉर द, आई मीन दोनों ये जो एंजाइम्स जो है दे वर टुगेदर एबल टू रिस्ट्रिक्ट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफेज. सो हमारे बेचारा बैक्टीरिया को ना अलग अलग एनिमीज है. एक तो एनिमी हमारा फंगाई हो गया, एंटीबायोटिक रिलीज करके बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करता है.
और हम सारे एनिमीज ही है बैक्टीरिया को, प्लांट्स, एनिमल्स, है ना. इसके अलावा देयर आर वायरसेस कॉल्ड एज बैक्टीरियोफेजेस विच इज आल्सो अनदर एनिमी ऑफ बैक्टीरिया. क्यों एनिमी? क्योंकि बैक्टीरियोफेज क्या करता है, अपना जेनेटिक मटेरियल को बैक्टीरिया के अंदर डाल लेता है. डालने के बाद क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल विल बी गेटिंग इनकॉर्पोरेटेड इनटू बैक्टीरियल जीनोम. और फिर जब बैक्टीरियल जीनोम रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन दिखाएगा, ये भी viral genetic material will also show the same thing and it will be ending up producing large number of viral particles. अभी ये स्ट्रैटेजी हमारा बैक्टीरिया को पता चलता है. इसके वजह से बहुत सारे बैक्टीरिया क्या करता है, they produce two set of enzymes, that is two enzymes, that is one is restriction enzyme. ये क्या करता है restriction enzyme? They will be simply cutting the DNA, that to specifically viral DNA, okay, which is inside the bacteria. एंड मिथाइलेज क्या करता है, देखो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ऐसा वाला सीजर है, जब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम एक्टिव होता है इट कैन कट एनी डीएनए. ओके, सो बेचारा हमारा बैक्टीरिया का डीएनए ही कट हो सकता है ना. सो इसलिए दिस मिथाइलेज व्हाट दे विल बी डूइंग विच इज इन द बैक्टीरिया, दे विल बी एडिंग मिथाइल ग्रुप टू द बैक्टीरियल डीएनए so that bacterial DNA won't be able to cut. ट्रांसक्रिप्शन, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन आपको याद है तो आपको पता होगा, है ना. 5 प्राइम कैपिंग होता है. 5 प्राइम कैपिंग में क्या होता है, मिथाइलेटेड गुआनोसिन इज गोइंग टू गेट एडेड एट 5 प्राइम, 5 प्राइम रीजन ऑफ द RNA, है ना. That is to prevent the RNase activity. So something similar is even happening over here with the DNA. Methyl group is been added so that restriction enzyme won't be able to cut their own DNA. Okay, so ये हो गया हमारे restriction endonuclease का थोड़ा सा history, थोड़ा सा background. अभी देखेंगे कैसे हम restriction enzyme को नामकरण कर रहे हैं, मतलब नाम दे रहे हैं. Okay, so restriction enzyme एक हमने कहीं देखा, that is HIND2. ये क्या नाम है HIND2? ये तो फिर भी आसान है, EcoR1, PVU1, PST1, CLA1, BAMH1. सो ये सारा इनके नाम है ना. सो ऐसे अजीब अजीब नाम कैसे मिल गया हमारा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को. सो लेट्स हैव अ लुक एट द नेमिंग ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम. सो लेट्स कंसीडर एन एग्जांपल दैट इज EcoR1. EcoR1 में E stands for the first letter of genus from which this enzyme has been extracted from, that is Escherichia coli. E. coli से extract किया हुआ enzyme ही restriction enzyme is itself is an EcoR1. So E stands for genus. So next देखो second two letter that is co stands for the species name. Escherichia coli है ना. So co is species name and then R stands for the strain name. मतलब बैक्टीरियल E. coli species के अंडर भी अलग अलग strain है. There is a strain called as RY13. So इस strain से extract किया हुआ enzyme ही EcoR1. So R stands for the name of the strain and last Roman number indicates the order in which the enzyme were isolated from the strain of bacteria. ओके, सो ये हो गया नेमिंग ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम. अभी देखेंगे एक्शन ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम विद द हेल्प ऑफ एनसीईआरटी डायग्राम. 1 मिनट. देखो, whichever restriction enzyme that we are using to cut the gene of interest, okay, आपको X प्रोटीन प्रोड्यूस करना है, लेकिन हमें पता करना है फर्स्ट कौन सा जीन एक्स प्रोटीन को प्रोड्यूस करता है. वो पता होगा तो बायोटेक्नोलॉजी यूज करके वी आर एबल टू प्रोड्यूस एक्स प्रोटीन. सो मानो मेरे को अभी पता है मेरा एक्स प्रोटीन कौन सा जीन से प्रोड्यूस हो रही है. सो मैं क्या करूँगी, आई कैन टेक आइदर फ्रॉम द सैम्पल ऑफ some blood or tissue or sometimes I can even synthesize my own gene as well in the lab. मानो अभी मेरे पास जीन ऑफ इंटरेस्ट आ गया और जीन ऑफ इंटरेस्ट सिर्फ ऐसे ही नहीं रहता, उसके साथ जो मेरे को नहीं चाहिए वो भी जीन रहता है. सो आई हैव टू कट इट नाउ स्पेसिफिकली सो दैट आई कैन गेट ओनली जीन ऑफ इंटरेस्ट. और वो कटिंग कैसे होगा, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से होगा. और जो भी मैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज कर रही हूँ टू कट द जीन ऑफ इंटरेस्ट, सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम मेरे को यूज करना चाहिए टू कट द वेक्टर एज वेल. ओके, सो
यहाँ हम यूज कर रहे हैं इको R1 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ओनली टू कट द जीन ऑफ इंटरेस्ट एज वेल। ओके, अभी इको R1 एंजाइम क्या करते हैं, कुछ भी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ले लो तो दे विल बी फर्स्ट इंस्पेक्टिंग द जेनेटिक मटेरियल, फर्स्ट इंस्पेक्ट करता है पूरा डीएनए को। जब इंस्पेक्ट करता है दे विल बी चेकिंग फॉर देयर रिकॉग्निशन सीक्वेंस। मेरा रिकॉग्निशन सीक्वेंस कहाँ है, मेरा रिकॉग्निशन सीक्वेंस कहाँ है, ताकि मैं जाके कट करूं। जैसे आप जब एग्जाम लिखने वाले हैं, नीट एग्जाम का एग्जाम जब आएगा, आपका रोल नंबर जो है आपको पता होता है, और आप रूम में जाके एग्जाम हॉल में जाके आप देखोगे मेरा जगह कहाँ है, मेरा जगह कहाँ है। ऐसे ही हमारा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम भी ढूंढता रहता है, इंस्पेक्ट करता रहता है मेरा रिस्ट्रिक्शन साइट या रिकॉग्निशन साइट कहाँ है। और जब रिस्ट्रिक्शन साइट दिखेगा, मिलेगा हमारे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का, बाय द वे ये जो रिस्ट्रिक्शन साइट होता है ये होता है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, मतलब इट इज गोइंग टू रीड सेम ऑन बोथ द डायरेक्शन, सो इट इज गोइंग टू बी मोर स्पेसिफिक, मोर यूनिक नाउ। और इसकी वजह से हमारा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इजीली जाके ये रिकॉग्निशन साइट को कट कर सकता है। ओके, क्योंकि ये रिस्ट्रिक्शन साइट यूजुअली पैलिंड्रोमिक भी होता है। ऑफ कोर्स नॉट ऑल द रिस्ट्रिक्शन साइट्स आर गोइंग टू बी पैलिंड्रोमिक, बट some of them will be going to be palindromic sequence. Okay, so mostly it is going to be palindromic sequence. अभी palindromic का real example देखो, हमारा इको R1 का recognition sequence है GAATTC. Okay, from 5 prime to 3 prime and it is GAATTC. Okay, और हम क्यों इसको पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बोलते हैं, क्योंकि दे आर गोइंग टू रीड सेम एट बोथ द डायरेक्शन व्हेन द ओरिएंटेशन ऑफ रीडिंग इज बीन केप्ट द सेम। दैट इज यहाँ देखो GATTC, नीचे भी पढ़ो तो GATTC आ रही है। ओके, सो अभी वक्त आ गया ये रिस्ट्रिक्शन साइट को कट करने का, लेकिन एग्जैक्टली सेंटर में कट नहीं होता हमारा DNA विद द हेल्प ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। ओके, मतलब ये जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है हमारा इको R1, ये एग्जैक्टली सेंटर में कट नहीं करता, ये कट करता है यू नो थोड़ा सा अवे फ्रॉम द सेंटर, बिट अवे फ्रॉम द सेंटर दे विल बी मेकिंग अ कट, दैट इज बिटवीन G एंड A के बीच। देखो यहाँ कट कर रहे, G एंड A के बीच कट कर रहे। और सिमिलर एक्शन वी विल बी आल्सो एबल टू सी इन द another DNA that we are using to cut the gene of interest with the help of restriction enzyme। लेकिन NCERT में थोड़ा गलती किया हुआ इन्होंने, so let me correct it। अभी देखा मैंने, करेक्ट नहीं किया था मैंने पहले। so यहाँ G और A के बीच कट करता है हमारा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इको R1। ओके, सो ऐसे क्यों कट करना चाहिए, क्योंकि देखो क्या हो गया ऐसे कट करने की वजह से, जैसे पजल का जो पार्ट्स है ना, ऐसे पजल जैसे दिख रही है, और पजल का जो पजल तो आपको पता ही होगा है ना, ऐसा ऐसा पजल बच्चे खेलते हैं, इसको और क्या नाम है, पजल ही नाम है ना, ऐसा ऐसा पजल्स होता है ना। तो कैसे पजल में कुछ कुछ स्पेस है, कुछ कुछ एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर्स है, और इसकी वजह से अच्छे से हमारा पजल बन जाता है। ऐसे ही यहाँ भी स्टिक होने के लिए अच्छा सा स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाता है। और ये जो एंड है ना वेक्टर का और फॉरेन DNA का, और इसको हम बोलते हैं स्टिकी एंड। क्यों बोलते हैं स्टिकी एंड, क्योंकि बोथ ऑफ देम कैन इजीली गेट स्टक by easily forming hydrogen bond between the complementary strand. T is complementary to A, T is complementary to A is complementary to T, A is complementary to T, है ना। सो ये स्टिकीनेस की वजह से आसान से हाइड्रोजन बॉन्ड कॉम्प्लीमेंट्री बॉन्ड फॉर्म हो जाता है बिटवीन बोथ द वेक्टर DNA एंड फॉरेन DNA। और ये प्रोसेस को आसान करने के लिए हम दूसरे एंजाइम को यूज करते हैं कॉल्ड एज DNA ligase, which is going to use ATP and they will be able to join the DNA fragments by joining the sugar phosphate backbone। ये जो sugar phosphate backbone जो टूट गया वो अभी join होना है ना, so that is why DNA ligase has been used, okay, which is another tool under enzyme। and last tool is DNA polymerase। सारा काम होने के बाद जब आपको
रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रोड्यूस होता है ना लास्ट में। अब ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए हम कहाँ डालते हैं, होस्ट सेल्स के अंदर डालते हैं। लेकिन होस्ट सेल के अंदर जल्दी से जल्दी ज़्यादा रिकॉम्बिनेंट डीएनए रेप्लिकेट होना चाहिए, सो इसीलिए हम यूज़ करते हैं डीएनए पॉलीमरेज विच कैन सिंथेसाइज डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए इन लार्ज अमाउंट। सो ये हो गया हमारा क्लोनिंग वेक्टर के बारे में। और दूसरा टॉपिक अभी यहाँ डिस्कस करना है, दैट इज अबाउट जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अभी ये क्यों करना है, वाई जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, कहाँ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, लाइक क्यों यहाँ डिस्कस करना है? क्योंकि जो भी हम डीएनए कट किया विद द हेल्प ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, कैसे हम चेक करें सही से कट हुआ है या नहीं? सो टू चेक दैट वी हैव टू यूज एगारो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जहाँ हम जेल फॉर्म करते हैं और जेल में वेल्स होता है ना, वेल्स के अंदर हमें डीएनए फ्रैगमेंट्स डालना होगा। आफ्टर रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन, आफ्टर ट्रीटिंग द जीन ऑफ इंटरेस्ट वेक्टर विद अ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, नाउ जो भी सॉल्यूशन जो है, मतलब हमें एग्जैक्टली कट वेक्टर कट जीएनए चाहिए, कट जीन ऑफ इंटरेस्ट चाहिए ना, क्योंकि कट जीन ऑफ इंटरेस्ट कट वेक्टर आके नहीं बोलेगा हाँ मैं कट किया, मेरा कट हो गया सही से, ले लो मेरे को, ऐसे नहीं बोलेगा, क्योंकि दे आर इवन नॉट इवन माइक्रोस्कोपिक, मतलब डीएनए फ्रैगमेंट्स आर गोइंग टू बी इन सम नैनो साइज और समथिंग, है ना। सो इसीलिए वी हैव टू परफॉर्म जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस वेयर वेल्स के अंदर हमें डालना होगा डीएनए फ्रैगमेंट्स, और ये पूरा सेटअप को एक बफर सॉल्यूशन में रख के, इलेक्ट्रोफोरेटिक यूनिट में रख के हमें इलेक्ट्रिक फील्ड देना होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड जब देंगे, इस साइड वेल के टवर्ड्स नेगेटिव इलेक्ट्रोड होना चाहिए, यहाँ पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होना चाहिए। नेगेटिव इलेक्ट्रोड इज कैथोड, पॉजिटिव इज गोइंग टू बी एनोड। ओके, सो क्यों ऐसे ही रखना है? क्योंकि हमारा डीएनए फ्रैगमेंट जो है विच इज नेगेटिवली चार्ज्ड, दे हैव टू गो टवर्ड्स द ऑपोजिट इलेक्ट्रोड दैट इज एनोड, दैट इज पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, ताकि हमारे डीएनए फ्रैगमेंट्स अच्छे से सेपरेट हो जाए। ओके, so after running this agarose electrophoresis, now we have to first stain it with ethidium bromide। उसके बाद हमें क्या करना है, ethidium bromide के साथ स्टेन करने के बाद हमें यूवी रेडिएशन, यूवी रेस के अंडर रखना होगा, ताकि अच्छे से बैंड दिख सके एंड ब्राइट ऑरेंज कलर्ड बैंड्स विल बी विजिबल। और इसकी वजह से हमें देखो यहाँ पता लग रहा है लेन 1 में कुछ भी डाइजेशन ही नहीं हुआ, मतलब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यहाँ, ये जो फ्रैगमेंट्स यहाँ दिख रहे हैं ये कट ही नहीं हुआ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से, इसीलिए वो यही है। लेकिन बाकी फ्रैगमेंट्स देखो अच्छे से सेपरेट हो रखा है। ओके, और कैसे सेपरेट हो रहे हैं यहाँ बैंड्स, डीएनए फ्रैगमेंट्स कैसे सेपरेट हो रहे हैं? लार्जर द फ्रैगमेंट्स, स्लोअर इज देयर मूवमेंट, दैट इज व्हाई दे आर गोइंग टू बी वेरी मच अवे फ्रॉम द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। लेकिन स्मॉलर द फ्रैगमेंट्स, फार्दर एंड फास्टर इज देयर मूवमेंट। छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स बहुत जल्दी फास्ट ऑपोजिट इलेक्ट्रोड के पास जाता है, और इसके वजह से हम ये बोल सकते हैं माइग्रेशन ऑफ डाइजेस्टेड डीएनए फ्रैगमेंट्स आर इन लेन 2, 3, 4, लेकिन लेन 1 में अनडाइजेस्टेड फ्रैगमेंट्स ही दिख रहे, क्योंकि ये अनडाइजेस्टेड फ्रैगमेंट्स देखो कहाँ है, यहाँ है, आगे गया ही नहीं, एंड दैट यू आर एबल टू सी अ लार्ज फ्रैगमेंट्स। ओके, बाय द वे ये सारा विजुअल, ये सारा कब दिखेगा? लास्ट में यूवी रेज जब एक्सपोज करेंगे तब दिखेगा। एंड अभी क्या करना है हमें एल्यूशन करना है, दैट इज नाउ वी हैव टू कट दिस पर्टिकुलर जेल पीस, एंड नाउ वी हैव टू एक्सट्रैक्ट द डीएनए फ्रॉम दिस, डीएनए फ्रैगमेंट्स फ्रॉम दिस, which is called as elution. The separated bands of DNA are cut out from the agarose gel and then extracted from the gel piece, which is called as elution. So ये हो गया हमारा tools, agarose electrophoresis as well. अभी देखेंगे cloning vector के बारे में. Okay, that is the second tool. First of all, vector क्या होता है? It is a vehicle which is able to carry the gene of interest. Okay. The vector are the DNA molecule that can carry foreign DNA segment, that is gene of interest, into the host cells, and they are able to replicate within the bacterial cells independent of the control of the chromosomal DNA. दो तरह का क्लोनिंग वेक्टर देख सकते हैं, प्लास्मिड एंड बैक्टीरियोफेजेस। प्लास्मिड आपको पता ही है, दे आर ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए व्हिच यू कैन सी इन सम बैक्टीरिया. ओके, बैक्टीरियोफेजेस आर द viruses which is able to infect the bacteria.
And some plasmids may have only 1 or 2 copies per cell, whereas kuch plasmids they can multiply so many times in bacterial cells that they will be producing some 1500 copies. और जैसे ही plasmid copy होता है उसके अंदर जो gene of interest हमने डाला है वो भी copy होता है. That is why we have to choose a plasmid which is having high copy number. और बैक्टीरियोफेज के बारे में तो पूछना ही नहीं है, क्योंकि यहाँ आपको पता ही है बैक्टीरियोफेजेस बहुत जल्दी फास्ट लार्ज अमाउंट में रेप्लिकेट होता है. लेकिन जैसे ही हमारा बैक्टीरियोफेज रेप्लिकेट होता है उसका डीएनए के साथ हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट जो भी हमने इंसर्ट किया वो भी रेप्लिकेट होता है. दैट इज व्हाई वी आर चूजिंग आइदर बैक्टीरियोफेजेस और प्लाज्मिड एज अ क्लोनिंग वेक्टर. ओके, सो एक क्लोनिंग वेक्टर फर्स्ट अभी देखेंगे, उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोनिंग वेक्टर देखेंगे. सो एनसीईआरटी में डिटेलली कौन सा क्लोनिंग वेक्टर दिया हुआ है, दैट इज PBR322. फुल फॉर्म इज P is plasmid, B is Bolivier, R is Rodriguez. Okay, और ये plasmid में first of all this is a modified plasmid modified by Bolivier and Rodriguez. It's not a native plasmid. And यहाँ आप 4 antibiotic आप यहाँ 4 जीन देख सकते हैं. There are 4 genes, that is ampicillin resistant gene, oocyte, rope gene which is responsible for replication of plasmid by producing certain protein, and tetracycline resistant gene. अभी ये सारे जीन कैसे याद रखें? There is a trick, that is aorta. aorta तो आपको पता ही है, blood vessel है ना. So aorta is a trick. A is ampicillin resistant gene, मतलब this gene is able to show resistance against ampicillin. अब ये प्लास्मिड आप मानो बैक्टीरियल सेल्स के अंदर डालोगे, इकोलाई सेल्स के अंदर ही डालोगे मानो, और ये इकोलाई सेल्स को आप एम्फिसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक में ग्रो करने का कोशिश करोगे. बहुत अच्छे से ग्रो होता है क्योंकि दे आर रेसिस्टेंट टू एम्फिसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक. ओके, सो O is oocyte, origin of replication site. R is rope gene, which is able to cause replication of this particular plasmid by producing certain proteins. T tetracycline resistant gene. Okay, and अभी आप देख सकते हैं बहुत सारा restriction site, अलग अलग restriction enzymes का restriction site यहाँ देखने के लिए मिलेगा. और ये सारा restriction sites को याद करने के लिए I have got a rhymes. Rhyme is not rain, rain, go away. Such type of a rhymes, but same rhyme नहीं है. The rhyme is PST1 PVU1 eco R1, CL11 hind 3 BAM H1, SAL1 PVU2 PBR322. ये 4-5 बार बोलो, याद होगा. ओके, जैसे आप बचपन में कितना सारा राइम्स को याद कर सकते थे, अभी छोटा सा राइम को याद करना इतना मुश्किल नहीं रहेगा. ओके, सो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट PBR322 plasmid, which is a modified plasmid. Okay, so अभी देखेंगे properties of cloning vector, starting with the very first one, that is oocyte. Plasmid या vector में होना चाहिए अपना oocyte, from where origin of replication is going to start, and oocyte is usually responsible for supporting the copy number. मतलब ये क्या करता है oocyte? It depends on oocyte the copy number. मतलब कुछ oocyte जो है वो बहुत कम कॉपी नंबर क्रिएट करता है, मतलब कम टाइम रेप्लिकेट हो जाता है बिकॉज ऑफ द स्पेसिफिक oocyte. कुछ oocyte दे विल बी मेकिंग द प्लास्मिड और वेक्टर टू रेप्लिकेट सो मेनी टाइम्स. सो वी हैव टू गो फॉर द oocyte विच इज हैविंग हाई कॉपी नंबर, क्योंकि हमें चाहिए बहुत ज़्यादा अमाउंट में हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट, ताकि हम ज़्यादा अमाउंट में अपना प्रोटीन प्रोड्यूस कर सके. नेक्स्ट इज क्लोनिंग साइट. हर एक प्लास्मिड को होना चाहिए वेराइटीज ऑफ क्लोनिंग साइट. एक ही तरह का एक ही क्लोनिंग साइट अलग अलग नहीं होना चाहिए. जैसे अभी यहाँ देखो, एक भी रिपीटेशन नहीं है. PVU2 अलग है, PVU1 बिल्कुल अलग है. सो जब हमारा PVU1 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आएगा वो स्पेसिफिकली जाके यहाँ कट करेगा. सो देयर शुडंट बी मोर देन वन क्लोनिंग साइट. There shouldn't be more than one cloning site for one restriction enzyme. एक restriction enzyme के लिए सिर्फ एक ही cloning site होना चाहिए, वरना हमारा पूरा steps बिगड़ेगा, क्योंकि मानो मल्टीपल फ्रैगमेंट हो गया, कट हो जाता है मानो, और हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट अच्छे से they won't be able to get stuck into any of the plasmid properly. Okay, so cloning site is nothing but restriction site. So PST1 restriction enzyme का recognition site, restriction site कहाँ है? यही है. So that is why cloning site is nothing but restriction site. And cloning sites जो है usually
हमेशा नहीं, यूजुअली इसके वजह से वी विल बी एबल टू इवन सेलेक्ट द रिकॉम्बिनेंट. ओके, लेकिन ये एनसीईआरटी में दिया नहीं है, सो लेट्स रिमूव दिस पार्ट. सारा रिमूव हो गया. सही से लिखेंगे. Yes. So the next property is going to be selectable marker. Selectable marker, as the name say, they will be helping in selecting the recombinant transformant. Okay. And these are usually antibiotic, not usually, always. They are antibiotic resistant gene. Okay. मतलब यहाँ selectable marker कौन कौन सा है? ampicillin resistant gene and tetracycline resistant gene. अभी ये कैसे सिलेक्ट करने के लिए हमारा ट्रांसफॉर्मेंट, हमारा स्पेसिफिकली रिकॉम्बिनेंट सिलेक्ट करने के लिए कैसे काम आएगा, ट्रांसफॉर्मेंट सिलेक्ट करने के लिए कैसे काम आएगा, देखेंगे. ओके, डिटेयली देखेंगे, सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट के बारे में देखेंगे. लेकिन उसके पहले लास्ट एक प्रॉपर्टी का बस नाम लूंगी, लास्ट में इसके बारे में डिस्कस करेंगे. द लास्ट प्रॉपर्टी इज वेक्टर्स फॉर क्लोनिंग प्लांट एंड एनिमल्स, क्योंकि अलग अलग क्लोनिंग टाइप, अलग अलग वेक्टर्स का यूसेज होता है, दैट इज वाई. So now let's study how we can select the recombinant with the help of selectable markers. Okay, and if any other factors as well, that also we will be discussing. So दो तरह का selection of recombinant होता है depending on the vector. It's completely dependent on the vector. Okay, so one type of selection of recombinant is by inactivating one of the antibiotic resistant gene. मतलब vector PBR322 is the example for this. So आप यहाँ दो antibiotic resistant gene देख सकते हैं. मानो मैं मेरा gene of interest यहाँ डाल लिया, that is BAM-H1 restriction site में वही restriction enzyme use करके मानो मैं मेरी restriction में मेरी gene of interest यहाँ डाल लिया. मानो अभी हमारा टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन जो है वो इनएक्टिव हो जाएगा, है ना, लेकिन एम्फिसिलिन रेसिस्टेंट जीन इज इंटैक्ट. अभी ये यूज करके हम हमारा रिकॉम्बिनेंट्स को स्पेसिफिकली सिलेक्ट कर सकते हैं. सो उसके बारे में इन डिटेल देखेंगे और फिर वापस आएंगे दूसरा टाइप ऑफ सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स. ओके, सो सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स बाय इनएक्टिवेटिंग एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन, इसका दूसरा नाम है इंसर्शनल इनएक्टिवेशन. इसका दूसरा नाम है इंसर्शनल इनएक्टिवेशन ऑफ एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन. ओके, यस, मिक्स ना हो जाए दोनों टाइटल, फिर अलग ही मीनिंग बन जाएगा. दैट इज व्हाई आई एम हाईलाइटिंग द सेकेंड वन. ओके, सो मानो पूरा अपना रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी आपने परफॉर्म किया, सारा हो गया. अभी तुम्हें लग रहा है रिकॉम्बिनेंट डीएनए तो वो तो बन गया, हमारा रिकॉम्बिनेंट इज रेडी. अभी यही रिकॉम्बिनेंट सेल को मैंने उठा के बनाऊंगी मेरा प्रोटीन्स. लेकिन सब्र करो, क्या करना है, हमें कंफर्म करना है जो भी हमारा कॉलोनीज ऑफ बैक्टीरियल सेल्स जो है, वेदर ऑल ऑफ देम हैव रिकॉम्बिनेंट्स और मेनी ऑफ देम डोंट हैव एनीथिंग, और सम ऑफ देम हैव जस्ट वेक्टर बट नो जीन ऑफ इंटरेस्ट. सो ये हमें चेक करना है. ओके, सो इसका मतलब क्या हो गया, जब हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कर रहे हैं, हमारा जो प्लेट है जहां मीडियम, ग्रोथ मीडियम है, जहां कॉलोनीज ऑफ बैक्टीरिया ग्रो कर रहे हैं, यहाँ अलग अलग तरह का बैक्टीरिया होगा. सो फर्स्ट हमें क्या करना है, इमेजिन देयर इज अ डिफरेंट कॉलोनीज ऑफ ई कोलाई सेल्स इन द अगार प्लेट, इन द पेट्री प्लेट. अभी हमें क्या करना है, दूसरा मीडियम उठाना है, वो मीडियम में हमें डालना है ग्रोथ मीडियम के साथ जहर. हमारे लिए जहर नहीं, ये बैक्टीरिया के लिए जहर होगा, दैट इज एम्फिसिलिन एंटीबायोटिक. सो एम्फिसिलिन एंटीबायोटिक हम डाल रहे ग्रोथ मीडिया में. ओके, एंड नाउ वी हैव टू डू स्टैंपिंग. मतलब एक जो कॉलोनीज ऑफ बैक्टीरिया दैट वी हैव इन अवर प्लेट, वहां से कॉलोनीज को हम दूसरा प्लेट में, मतलब जहां हमारा एम्फिसिलिन है, यहाँ कैसे डालना होगा, स्टैंपिंग से डालना होगा, विच इज कॉल्ड एज रेप्लिका प्लेटिंग. सो जो भी इस कॉलोनी में बैक्टीरियल सेल्स जो था ये मीडियम में,
and you think that it has got only recombinant, so these E. coli cells we will be transferring over here by replica plating, that is stamping. Okay, लेकिन अभी देखो बहुत सारा कॉलोनीज यहाँ ग्रो ही नहीं हो रहा, मतलब हमारे कॉलोनीज, मतलब हमारे यहाँ जो प्लेट में बैक्टीरियल सेल्स ग्रो कर रहा था, इसमें ये दो कॉलोनीज जो है दे आर नॉट ग्रोइंग ओवर हियर, विच मीन्स दे डू नॉट हैव योर वेक्टर, वेक्टर ही नहीं है इसके अंदर. ओके, और these type of cells and these type of cells or colonies are called as non-transformant. कहाँ लिखा है मैंने, यहाँ लिखा है. So these are non-transformant, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन ही नहीं हुआ इसके अंदर, रिकॉम्बिनेंट डीएनए गया ही नहीं. ओके, रिकॉम्बिनेंट छोड़ो, वेक्टर ही गया नहीं. एंड यू हैव रेस्ट ऑफ द कॉलोनीज. अभी कहानी खत्म नहीं हुआ. अगेन वी हैव टू डू रेप्लिका प्लेटिंग, दैट इज यहाँ जो कॉलोनीज जो ग्रो हो रही है उसको स्टैम्प करके दूसरा मीडियम में डालना है, लेकिन वो दूसरा मीडियम में हमें डालना होगा दूसरा जहर, दैट इज नॉट एम्फिसिलिन नाउ, ओनली टेट्रासाइक्लिन. पहले डाल लिया था एम्फिसिलिन, फिर अभी मीडियम में डाल रहे हम टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक. अभी देखो कुछ कुछ सेल्स कॉलोनीज जो है यहाँ जो ग्रो हो रहा था बैक्टीरिया का कॉलोनीज, ये जो कॉलोनीज यहाँ ग्रो नहीं हो रहा, सिर्फ मिडिल वाला ही ग्रो हो रही है. ओके, अभी हमारा रिकॉम्बिनेंट्स कहाँ है, कहाँ है हमारा E. coli सेल्स विच इज हैविंग ओनली रिकॉम्बिनेंट डीएनए. ये दो कॉलोनीज जो है दीज आर अवर रिकॉम्बिनेंट्स, क्योंकि they are able to grow only in ampicillin but not in tetracycline because their gene, tetracycline gene, is inactivated by insertion of our gene of interest at BAM H site. इसीलिए ये टेट्रासाइक्लिन में ग्रो नहीं हो रहा, सिर्फ एम्फिसिलिन एंटीबायोटिक में ग्रो हो रही है. और ये एक जो कॉलोनी यहाँ ग्रो हो रही है ना, so they are growing in the ampicillin as well as tetracycline. So these are ट्रांसफॉर्मेंट बट नॉन रिकॉम्बिनेंट. ओके, इसका मतलब क्या है, इसके अंदर सिर्फ हमारा वेक्टर है. सो लेट मी क्विकली ड्रॉ. इमेजिन दीज आर डिफरेंट बैक्टीरियल सेल्स. अभी जो भी बैक्टीरिया में सिर्फ अपना ही जीनोम है, ओके, लेकिन वेक्टर ही नहीं है, इसको हम बोलते हैं नॉन ट्रांसफॉर्मेंट. बाय द वे, इज इट गिवन एनीवेयर? ओके, उस साइड में दिया, नो प्रॉब्लम. सो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, सो ये हो गया नॉन ट्रांसफॉर्मेंट. इसमें वेक्टर ही नहीं है. जिसमें सिर्फ वेक्टर है लेकिन रिकॉम्बिनेंट नहीं है, मतलब जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, इसको हम बोलते हैं, क्या बोलेंगे इसको, ट्रांसफॉर्मेंट बट नॉन रिकॉम्बिनेंट. और बैक्टीरियल सेल्स, I mean, in the bacterial cells, if there is a vector plus gene of interest, now such E. coli cells, such bacterial cells are called as transformant, which is even recombinant. Okay, अभी रिकॉम्बिनेंट कौन सा है, सिर्फ ये ही दो कॉलोनीज है, क्योंकि ये ग्रो कर रहे सिर्फ एम्फिसिलिन एंटीबायोटिक में, टेट्रासाइक्लिन में नहीं. और ये जो मिडिल वाला दोनों एंटीबायोटिक में ग्रो हो रही है, यहाँ इंसर्शनल इनएक्टिवेशन ऑफ टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन डिड नॉट हैपन, दैट इज व्हाई दे विल बी एबल टू ग्रो इन बोथ ऑफ द एंटीबायोटिक. ओके, अभी जो भी मैंने कहानी बोल लिया, कहानी घर घर की, कहानी बैक्टीरिया की, ये मैंने यहाँ फिर से लिखा हुआ है. So for a quick revision, okay, so next we will be seeing another type of selection of recombinants, that is here we will be inactivating enzyme synthesizing gene. लेकिन PBR322 में enzyme synthesizing gene ही नहीं है ना, नहीं है, इसीलिए यहाँ हम अलग वेक्टर यूज कर रहे हैं. So the vector that has been used over here is PUC18 or PUC19, which is of course will be having antibiotic resistant gene. One of the antibiotic resistant gene is present over here, that is ampicillin resistant gene is present over here. लेकिन tetracycline resistant gene यहाँ नहीं होता, यहाँ होता है एक enzyme producing gene called as LAC-Z gene. अरे ये तो हमें lactoperon से पता है, यही gene यहाँ भी होता है called as LAC-Z gene. So why the name PUC18? PUC stands for plasmid, U is P is the plasmid, U is University of, C is California. So University of California ने
कैलिफोर्निया मॉडिफाई किया हुआ प्लास्मिड है ये PUC18 PUC19। ओके, सो अभी देखेंगे इंसर्शनल इनएक्टिवेशन ऑफ एंजाइम सिंथेसाइजिंग जीन। हम यहाँ क्या कर रहे हैं, एक एंजाइम को इनएक्टिवेट कर रहे हैं। कैसे? हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्ट करके। और ये एंजाइम सिंथेसाइजिंग जीन कहाँ होता है? PUC18 PUC19 का प्लास्मिड में होता है। और देख सकते हैं यहाँ एम्फिसिलिन रेसिस्टेंट जीन भी है, AMPR लिखना था। ओके, एंड LAC-Z is the gene which is able to synthesize enzyme. कौन सा एंजाइम प्रोड्यूस करता है LAC-Z जीन? बीटा गैलेक्टोसिडेस एंजाइम। ओके, एंड हम अपना डिजायर्ड जीन दैट इज जीन ऑफ इंटरेस्ट कहाँ डाल रहे? यही डाल रहे, क्योंकि देर इज अ मल्टीपल क्लोनिंग साइट ओवर हियर। मतलब बहुत वेराइटीज ऑफ क्लोनिंग साइट, रिस्ट्रिक्शन साइट एक ही जगह में है। सो यही हम हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट वन ऑफ द रिस्ट्रिक्शन साइट यूज करके, वन ऑफ द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करके यहाँ हम हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट इंट्रोड्यूस करेंगे। ओके, मानो हम हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट यहाँ इंट्रोड्यूस कर लिया। ओके, सारा काम हो गया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रोड्यूस हो गया और उसको फिर से हम इकोलाई सेल्स के अंदर डाल दिया। पूरा रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी हो गया मानो। सो now we have E. coli cells, and these E. coli cells are supposed to be recombinant, and we think all of them are recombinant, लेकिन now we have to check it. So कैसे चेक करेंगे? ये थोड़ा सा आसान प्रोसेस है। That is, all we have to do is simply we have to grow these E. coli cells in the medium containing, okay, यहाँ मैंने लिखा नहीं क्या? Okay, so here we will be using medium, okay, which consist of, मीडिया में क्या क्या डाल रहे हैं हम यहाँ? मीडिया में डाल रहे एक तो एम्फिसिलिन एंटीबायोटिक को ही डालेंगे। एम्फिसिलिन एंटीबायोटिक, ये है एम्फिसिलिन रेसिस्टेंट जीन। यहाँ क्या डाल रहे हैं? एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन, दैट इज एम्फिसिलिन एंटीबायोटिक को डाल रहे हम, एंटीबायोटिक। इसके साथ हम डाल रहे दूसरा सबस्ट्रेट कॉल्ड एज एक्सगाल। इट्स अ टाइप ऑफ अ गैलेक्टोस which when it has been broken down it can give rise to blue colored colonies of bacteria। मतलब जो भी बैक्टीरियल सेल्स ये गैलेक्टोस को कंज्यूम करेगा और जो भी बैक्टीरियल सेल्स जिसके अंदर ये प्लास्मिड होगा, LAC-Z जीन एक्टिव होगा। LAC-Z जीन क्या करता है? बीटा गैलेक्टोसिडेस प्रोड्यूस करता है, और वो बीटा गैलेक्टोसिडेस बैक्टीरियल सेल का जो गैलेक्टोज होता है उसको कन्वर्ट करके ब्लू कलर्ड प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है। इसकी वजह से हमारा कॉलोनीज ऑफ बैक्टीरियल सेल्स ब्लू कलर बन जाता है। सो मीडिया विल बी हैविंग टू थिंग्स, ओके, एक्सगाल एंड antibiotic resistant, sorry, antibiotic called as ampicillin. So abhi, as in when you grow your recombinant cells, जो भी cells ये growth media में होगा ही नहीं, they are simply non-transformant, क्योंकि इसके अंदर वेक्टर ही नहीं होगा। That is why they are not able to survive in ampicillin antibiotic medium. और आपको यहाँ दो कलर का कॉलोनीज देखने के लिए मिलेगा। वन इज ब्लू कलर्ड कॉलोनी, वन मोर इज व्हाइट कलर्ड कॉलोनी। ओके, वन इज व्हाइट बैक्टीरिया, ब्लू बैक्टीरिया, ऐसा मानो। अभी ब्लू बैक्टीरिया क्या है? ब्लू बैक्टीरिया का कलर ब्लू क्यों है? क्योंकि इट हैज ईटन, इट हैज कंज्यूम्ड अवर एक्सगाल, और इसका वेक्टर जो है ये पूरे की पूरी ऐसे ही है। LAC-Z is active, insertion inactivation did not happen in blue colored bacteria. That is why they were able to synthesize beta galactosidase, which converted exgal into blue colored product. अभी white colonies का हाल क्या है? Why they are white in color? क्योंकि यहाँ insertional inactivation हुआ है। जीन ऑफ इंटरेस्ट जाके LAC-Z में जाके अटक गया है और LAC-Z को डिस्ट्रॉय, मतलब उसका क्या है, जीन को इनएक्टिवेट किया है, और इसके वजह से एक्सगाल इज नॉट कन्वर्टेड इनटू ब्लू कलर्ड प्रोडक्ट। ओके, so exgal was not active, so exgal did not convert into blue colored product. So when there is no color, it is simply going to be a colorless bacteria that is going to be white. So this is why we will be able to see white and blue colony. And जो भी अभी बोला समरी यहाँ लिखा हुआ है, non-transformant dye, non-recombinant but transformant is going to show blue colored colony, white
colonies are of bacteria, which is recombinant plus transformant, मतलब transformant recombinant. Okay, so ये हो गया हमारा selection of recombinants. Okay, देखो selectable marker जो है, if in case if there is just one selectable marker in a plasmid, जैसे इस condition में आप देख सकते हैं, it will be helping in determining the transformant. Transformants are of two types, recombinant and non-recombinant, but in general transformant मतलब vector होना चाहिए वो plasmid के अंदर. Okay, so when there is just one, सही से सुनो, when there is just one selectable marker in a plasmid or in a vector, that antibiotic resistant gene, so if there is just one antibiotic resistant gene in a vector or a plasmid, it will be helping us in determining just a transformant. लेकिन when there is more than one antibiotic resistant gene, जैसे यहाँ, in this situation one antibiotic resistant gene will be helping in determining the transformant, one more will be helping in determining the recombinant. Okay, so ये statement याद रखो, it is based upon whatever I have discussed now. So अभी देखेंगे last feature properties of vector के बारे में, that is vectors for cloning genes in plants and animals. So plant में होता है, plant का vector use कर सकते हैं हम, that is TI plasmid. So let's see the background first. एक तरह का बैक्टीरिया होता है called as Agrobacterium tumefaciens करके, which has got their own plasmid called as TI plasmid, also called as tDNA. और ये naturally ये plasmid होता है इसके अंदर, that is why we are calling it as a first genetic engineer is Agrobacterium tumefaciens. अभी naturally ये TI plasmid जो है इसके अंदर ये क्या करता है, they will be converting the normal plant cells into cancerous cells. Okay, so यही या ट्यूमर सेल्स इन द प्लांट्स. सो यही चीज़ों को हमारे साइंटिस्ट ने यूज़ करके they will be inactivating the TI plasmid, that is they will be disarming the TI plasmid or removing the pathogenic property of TI plasmid, and it has been used in cloning, that is transferring the gene of interest in plants. Okay, so dicot में usually ये disease cause करता था. Okay, pathogen था ये, लेकिन हम अभी क्या कर रहे हैं, the gene of tDNA naturally will be able to convert normal cells into cancerous cells, but now it has been modified in cloning the vector in plants. नेक्स्ट कमिंग टू एनिमल वेक्टर, रेट्रोवायरसेस के बारे में डिस्कस करेंगे. हाँ, आपको रेट्रोवायरस के बारे में पता ही है, कैसे ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस में आपने देखा है कैसे रेट्रोवायरस मैक्रोफेज का जीनोम में जाके अपना काम किया है ना, वायरल पार्टिकल्स प्रोड्यूस किया है. अभी यही रेट्रोवायरस को तुम अपने हिसाब से मॉडिफाई करो तो तुम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट उसके अंदर डाल के, एंड यू कैन मेक these virus to introduce that gene of interest into specific animal cells, है ना. So hence it's a very good cloning vector if it has been disarmed. So ये हो गया. And by the way, retroviruses also naturally they will be also able to cause infection and convert the normal cells into cancerous cells. ये चीज हमें कहा देखा हमने human health and diseases में. They are even what is it, biological carcinogens, retroviruses are. Okay, but we have to disarm them to use it as a vector. So ये हो गया हमारा दूसरा tool. Now coming to the last tool of recombinant DNA technology, that is competent host. So यहाँ एक गड़बड़ हो गया है, वो सही करने का कोशिश करेंगे. माइक्रो इंजेक्शन और डिसआर्म्ड रेट्रोवायरसेस इधर चला, मैं उधर चला, हो गया. तो यहाँ होना था माइक्रो इंजेक्शन, यहाँ होना था डिसआर्म्ड रेट्रोवायरसेस. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. बैक्टीरियल सेल्स, प्लांट सेल्स, एनिमल सेल्स, ये सारा बन सकता है हमारा होस्ट सेल्स. मतलब ये सारा सेल्स के अंदर आप अपना रिकॉम्बिनेंट डीएनए डाल सकते हैं टू मेक द टू कॉपी द रिकॉम्बिनेंट डीएनए इन लार्ज नंबर. ओके, और मे बी लेटर एक्सप्रेस द जीन ऑफ इंटरेस्ट एज वेल. सो लेकिन कैसे हम बैक्टीरियल सेल्स को कॉम्पिटेंट होस्ट बना सकते हैं? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉम्पिटेंट होस्ट यहाँ? सो कॉम्पिटेंट होस्ट मतलब कॉम्पिटेंसी मतलब क्या है? इट इज द एबिलिटी ऑफ द सेल्स टू टेक अप द रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट सेल्स. सो बैक्टीरियल सेल्स को हम कैसे कॉम्पिटेंट बना सकते हैं? दैट इज बाय केमिकल एंड फिजिकल मेथड. केमिकल मेथड में हम केमिकल्स यूज कर रहे हैं जैसे कैल्शियम क्लोराइड, ओके, विच इज
आई मीन यहाँ हमें डाइवैलेंट कैटायंस यूज करना चाहिए जैसे कैल्शियम आयंस, विच इज गोइंग टू इंक्रीज द एफिशिएंसी एट विच rDNA can enter into pores of the bacterial cell wall. And later we have to do the physical method. Matlab we have to either give the heat shock or electric shock. So hence it is called as physical method. So यहाँ हम heat shock दे रहे, that is we have to keep these cells briefly in 42 degrees Celsius and वापस हमें cold में रखना होगा, मतलब cold heat cold ऐसे रखना होगा. और इससे क्या होता है, rDNA is being forced into the host cell. नेक्स्ट इज प्लांट सेल में कैसे हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए को डाल सकते हैं, दैट इज विद द हेल्प ऑफ बायोलिस्टिक मेथड आल्सो कॉल्ड एज जीन गन मेथड. हाई वेलोसिटी टंगस्टन और गोल्ड पार्टिकल्स विच इज बीइंग कोटेड विद द डीएनए इज बीइंग बोम्बार्डेड इनटू प्लांट सेल्स. लास्ट इज एनिमल सेल्स. एनिमल सेल्स में दो तरीका है, माइक्रो इंजेक्शन से या डिसार्म्ड रेट्रोवायरस से. सो माइक्रो इंजेक्शन से रिकॉम्बिनेंट डीएनए को डायरेक्टली हम इंजेक्ट कर सकते हैं इनटू द एनिमल सेल. डिसार्म्ड रेट्रोवायरस के बारे में अभी देख रखा है, दैट इज विद द हेल्प ऑफ डिसार्म्ड रेट्रोवायरसेस वी कैन ट्रांसफर द जीन ऑफ इंटरेस्ट इनटू द एनिमल सेल्स. सो अभी रिकॉम्बिनेंट डीएनए का सारा स्टेप्स को अच्छे से समझेंगे. सो हमें अभी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी करना चाहिए. मानो फर्स्ट हमें क्या करना होगा, हमें फर्स्ट देखना होगा हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट कहाँ है, और इसके लिए हमें चाहिए डीएनए, है ना. जीन कहाँ होता है, डीएनए में होता है, करेक्ट. सो to get the gene of interest we have to get a DNA. So we have to isolate the DNA first. लेकिन एक सेल में सिर्फ डीएनए नहीं होता, सारा प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ये सारा होता है. मेनली सेल इज बीन कवर्ड विद द सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन में 25 चीज होता है. सो इफ यू हैव टू फर्स्ट लेट्स से यू हैव टू नाउ एक्सट्रैक्ट द डीएनए फ्रॉम द फंगल सेल वॉल को ब्रेक करना होगा, फॉर विच यू हैव टू यूज काइटिनेज एंजाइम. Cellulase enzyme is to break the cell wall of the plant cell to extract the DNA. Lysozyme is being used to break the cell wall of the bacteria. Okay. And protease is being used to remove the protein. DNA के साथ histone proteins भी होता है, so वो proteins को हमें हटाना है, इसलिए हमें protease enzyme use करना चाहिए. और DNA के साथ RNA भी होता है, so we have to even use sometimes RNase enzyme to remove the RNA. ये सारा करने के बाद हमें chilled ethanol देना होगा, so that the DNA can precipitate out. फिर हमें स्पूल करना होगा. ओके, वी हैव टू रिमूव द थ्रेड्स ऑफ द डीएनए एंड वी कैन गो फॉर द फर्दर स्टेप, दैट इज फ्रैगमेंटेशन ऑफ डीएनए. ओके, दैट इज विद द हेल्प ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, ये तो पता ही है. इसके बाद हमें एगारोजल इलेक्ट्रोफोरेसिस भी करना होता है, अभी देख रखा है. सो समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज जीन ऑफ इंटरेस्ट दैट वी हैव इज गोइंग टू बी very less quantity, so we might have to sometimes do amplification of gene of interest, और ये होगा PCR से, that is polymerase chain reaction से. ओके, सो यहाँ 3 स्टेप्स से, दैट इज डिनेचुरेशन, एनीलिंग, एक्सटेंशन. डिनेचुरेशन में हम क्या करते हैं, जो हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है इसका स्ट्रैंड फर्स्ट हमें सेपरेट करना होता है. यहाँ जो हो रही है ना, ये एक तरह का आर्टिफिशियल टाइप ऑफ रेप्लिकेशन है. सो डिनेचुरेशन इज चेंजिंग द नेचर ऑफ द जीन और डीएनए. That is by giving higher temperature, we are able to separate the strands of DNA, that is by breaking their hydrogen bond between them. Okay, so denaturation होगा heat के वजह से, which is going to be of some minutes. और इसके बाद next step में हम करेंगे annealing. Annealing मतलब joining, मतलब anneal करना मतलब join करना. क्या यहाँ join करने वाले हैं, that is primers we will be joining. आपको पता ही है replication में primase enzyme primer को add करता है. Okay, which is going to be of short strand of DNA. ऐसे यहाँ भी हम यूज कर रहे हैं प्राइमर, विच इज गोइंग टू बी ऑफ ऑलिगो न्यूक्लियोटाइड्स, मतलब few deoxyribonucleotides chain it is made up of, which is single stranded. So these would be complementary to the strand of DNA that we have. Gene of interest का complementary होता है, प्राइमर synthesize करते हैं लैब में, and those primer will be used over here. Okay, अभी ये प्राइमर क्या करेगा, it is later will be used in synthesizing the DNA with help of DNA polymerase. So annealing के just बाद हम करेंगे, हाँ अभी ये देखो कहाँ कौन कौन सा प्राइमर है, देखो 5 प्राइम टू 3 प्राइम में प्राइमर यहाँ है, विच इज ऑफ 5 प्राइम टू 3 प्राइम, एंड इस डायरेक्शन में सिंथेसिस ऑफ नया डीएनए होगा. ओके, सो इसके बाद हम यूज करेंगे डीएनए पॉलीमरेज, लेकिन हम नॉर्मल डीएनए पॉलीमरेज यहाँ नहीं यूज कर सकते. वी हैव टू यूज स्टैक पॉलीमरेज, विच इज द डीएनए पॉलीमरेज विच इज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम Thermophilus aquaticus. Thermus aquaticus बैक्टीरिया, विच इज एन एक्सट्रीमोफाइल, एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर में रहने वाला बैक्टीरिया का डीएनए पॉलीमरेज हमें एक्सट्रैक्ट करना होगा और यहाँ यूज करना होगा, क्योंकि पूरा सेटअप हाई टेम्परेचर में होता है, इसलिए
हम नॉर्मल डीएनए पॉलीमरेज यूज करेंगे तो हमारा डीएनए पॉलीमरेज डैमेज होगा और सिंथेसिस ऑफ डीएनए नहीं होगा. ओके, सो डीएनए पॉलीमरेज दैट इज टैग पॉलीमरेज along with the deoxyribonucleotides DNTPs is being used to synthesize new DNA और इसी स्टेप को हम बोलते हैं एक्सटेंशन. और ये पूरा स्टेप को 30 टाइम्स मतलब 30 साइकिल में हमें रन करना होगा टू एम्पलीफाई 1 बिलियन टाइम्स. मतलब हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है इसको हम एम्पलीफाई कर लेते हैं, एम्पलीफाइड टू 1 बिलियन टाइम्स. सो ये हो गया पॉलीमरेज चेन रिएक्शन. अभी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन करने के बाद नेक्स्ट स्टेप हम जाते हैं लाइगेशन में, जहां हम हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट को वेक्टर के साथ ज्वाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ डीएनए लाइगेस. एंड द नेक्स्ट स्टेप इज ट्रांसफॉर्मेशन. अभी हम आफ्टर द प्रोसेस ऑफ लाइगेशन ऑफ डीएनए वी विल बी गेटिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए. अभी ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम डालेंगे इकोलाई सेल्स के अंदर विच इज कॉल्ड एज ट्रांसफॉर्मेशन. ओके, ट्रांसफॉर्मेशन के पास बाद मतलब मानो हमारा इकोलाई सेल्स के अंदर अभी रिकॉम्बिनेंट डीएनए है ना. फर्स्ट हमें चेक करना होगा सारा इकोलाई सेल्स आर रिकॉम्बिनेंट और नॉट, और वो कैसे चेक करें, दैट इज विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सिलेक्शन बेस्ड अपॉन द वेक्टर दैट वी हैव यूज्ड, है ना. सो इसके बाद हमें करना होगा कल्चरिंग द होस्ट सेल्स. ओके, सो देखो लैब में कल्चर करना बहुत आसान है, लेकिन लैब में बहुत कम क्वांटिटी में कल्चरिंग ऑफ द सेल्स होता है. सो इसीलिए हमें फैक्ट क्या कहते हैं, इंडस्ट्रीज में लार्ज वेसल्स में हमें कल्चर करना होगा recombinant cells को. okay, so large vessels that is 100 to 1000 liters volume होने वाला जो vessels होता है, so इसको हम बोलते हैं bioreactors. okay, and यहाँ हम continuous culturing system use करके we will be able to culture large number of cells. okay, continuous culture system में used media को निकालते हैं, fresh media को continuously देते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं कंटिन्यूस कल्चर सिस्टम. बायोरिएक्टर्स में ये सारा करना होगा, और बायोरिएक्टर्स में हम एक तरह का बायोरिएक्टर्स को यहाँ स्टडी करते हैं, दैट इज स्टिर्ड टैंक बायोरिएक्टर विच इज ऑफ टू टाइप्स, दैट इज सिंपल स्टिर्ड टैंक बायोरिएक्टर एंड स्पैर्जर स्टिर्ड टैंक बायोरिएक्टर. इन जनरल बायोरिएक्टर में सारा चीजें कंट्रोल्ड होता है, ऑक्सीजन, फोम और क्या है, pH, टेम्परेचर, एवरीथिंग. ऑफ कोर्स सेल्स वी कांट कंट्रोल बिकॉज इट्स अ लिविंग पार्ट, लिविंग राइट. बाकी सारा चीज़ें कंट्रोल होता है. स्पैर्जर में बबल्स ज़्यादा होता है, सो कॉज ऑफ दिस मोर ऑक्सीजन विल बी used over here, produced over here. okay, and after culturing and everything, the next step is extraction of the desired gene product from these host cells which is getting cultured in the bioreactors. okay, so जो भी यहाँ प्रोटीन प्रोड्यूस होता है इसको हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन. और ये डिजायर्ड जीन प्रोडक्ट मतलब ये जो प्रोटीन जो है, now they are being extracted and further we have to go for downstreaming processing. Downstream processing में क्या क्या होता है, separation, purification, sometimes even preservation of the product that we have produced at the end होता है, और इसके बाद हम मार्केट कर सकते हैं. सो यहाँ हमारा बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस चैप्टर कंप्लीट हो गया. थैंक यू फॉर वॉचिंग. प्लीज डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब. बाय बाय.